श्री विधि अभी 1980 और 82 से ही ऑस्ट्रेलिया महादेश के मेगागास्कर से यह सोच एक पादरी के द्वारा यहाँ आज भारत आज इन दिनों मतलब बिहार में तो 2005 से हमारे जानकारी में आया और 2005 में मैंने की, जो अच्छा रिस्पांस मिला, सफलतापूर्वक उसको किया। फिर 2010 में सफलतापूर्वक किया, जो कि कम से कम हमको 3 मन का कट्ठा भगवती दान हुआ। और आज इस साल हमारे खेती को देख करके हमारे आसपास और गांव में अभी 100 एकड़ से अधिक श्री विधि का खेती हुआ है, जिसमें कि 25 ठो तो डेमोस्ट्रेशन है, बाकी 70-75 के आसपास कुछ हाइब्रिड का है, कुछ सुवासनी का है। 25 से 30% जल की बचत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रासायनिक जो उर्वरक का हम इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल श्री विधि से धान की तकनीक में कम करते हैं। ये जो परंपरागत खेती करने के लिए जो खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, उसका आधा ही खाद और उर्वरक का इस्तेमाल श्री विधि से धान उगाने के तकनीक में करते हैं। इस तरह से रासायनिक खाद में लगने वाले लागत को भी हम 25 से 30% कम कर सकते हैं। इस तरह से खेती के लागत को कम करके खेती को मुनाफा और फ़ायदा ज़्यादा दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि श्री विधि को ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान ही अपनाते हैं, और हमारे बिहार में 80% से भी ज़्यादा किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जो संसाधन से भरपूर नहीं हैं। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको उपज मिले, उनके उपज को प्राप्त करने के लिए कम लागत लगे, ऐसी एक श्री विधि, ऐसी एक तकनीक है जिससे कि हम कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। विधि एक अच्छा विधि है जो कि कम खर्च, कम बिया, कम पानी और कम खाद में अच्छा उपज मिल रहा है, और यह मिलेगा। यह किसान के यहाँ इसका पकड़ अच्छा होगा। परंपरागत विधि में जितने खर्च हमारे धान की खेती में होती है, उससे आधा से भी कम खर्चा आपके श्री विधि में होता है। जैसे कि अभी लिया जाए बीज, तो 1 एकड़ में कम से कम हमारे यहाँ 32 किलो बीज चाहिए, और 1 एकड़ में यह मात्र 2 किलो में भी बच जाता है। और इसमें लेबर की संख्या कम लगता है, खाद कम लगता है, और जो रासायनिक खाद से आज हमारा भूमि बर्बाद हो रहा है, वह रासायनिक खाद के बदले में इसमें जैविक खाद और कोनो वीडर से घास निकालने के बदले खेत में गल जाने से जैविक खाद का पर्याप्त मात्रा में खेत को मिलना प्रारंभ हो गया है। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा, खेत भी सुधरेगा, फसल भी मिलेगा, अच्छा लाभ भी किसान को मिलेगा। इसलिए यह श्री विधि हर घर में, हर खेत में आज के दिन होना ही है। विधि से और श्री विधि और जो परंपरागत विधि से तुलनात्मक विश्लेषण करके ये बताना चाहता हूँ कि श्री विधि में जैसे मैंने बताया कम दिनों के बिचड़ों को लगाते हैं। जो परंपरागत तरीके से जब धान की खेती करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अमूमन 20 से 25 दिन पुरानी बिचड़ों को लगाते हैं। श्री विधि से जो 8 से 10 दिन उम्र के बिचड़ा को ही हम लगाते हैं। परंपरागत खेती में कम दूरी पर पौधों को लगाते हैं, लेकिन श्री विधि से हम ज़्यादा दूरी पर पौधों को लगाते हैं। ज़्यादा दूरी में 25 से 25 सेंटीमीटर रो से रो, 25 से 25 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी को रखते हैं। लेकिन परंपरागत खेती में हम या तो 15 और 15 सेंटीमीटर रो की रो डिस्टेंस और पौधा से पौधा की दूरी को रखते हैं। परंपरागत खेती में एक जगह पर 2-3 बिचड़ा को ही लगाते हैं, लेकिन श्री विधि में एक जगह पर एक ही बिचड़ा को लगाते हैं। परंपरागत खेती में हम क्या करते हैं, पहले हम कादो करते हैं,
अच्छा से उसमें पानी भर देते हैं और जल जमाव के स्थिति में रोपनी करते हैं। लेकिन श्री विधि में हम कतई पानी लगे रहने नहीं देते हैं, संतृप्त जमीन पर ही बिचड़ा को रोपते हैं। खाद और उर्वरक यानी कि जो रासायनिक खाद और उर्वरक की इस्तेमाल कम से कम श्री विधि में करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व प्रबंधन हम रासायनिक खाद ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से करते हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो। इन सारे चीज़ों से हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। लेकिन जो परंपरागत खेती है उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करने से मिट्टी की स्वास्थ्य, पर्यावरण की स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो जाती है। साथ ही साथ जो इंसान ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं वो भी किसी न किसी रूप से रोगग्रस्त हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं और ये बहुत हानिकारक स्थिति में पहुंच जाते हैं। प्रयोग जो अंकुरित भी हो, उपचारित बीज के लिए का मतलब ये कि आप श्री विधि में आप जानते होंगे, या जो किसान बंधु नहीं जानते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि बीज को उपचार करने से पहले नमक के घोल में उसको डाला जाता है ताकि उसमें जो मरे हुए बीज हैं वो ऊपर तैरने लगें, जिसको हम छान कर बाहर निकाल लेते हैं और फिर शुद्ध बीज को ही उपचारित करते हैं। तो इसके लिए 10% सॉल्ट सॉल्यूशन में नमक के घोल में यानी 1 लीटर पानी में 100 ml नमक डालकर उसका मिश्रण बनाते हैं, घोल बनाते हैं और उसी घोल में जो धान के बीज हैं उसको डाल देते हैं और हाथ से उसको मिलाते हैं। तो जो भी मरे हुए बीज हैं वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जिसको हाथ से छानकर अलग कर लिया जाता है। फिर स्वस्थ बीज जो नीचे बैठ जाते हैं उनको बाहर निकाला जाता है और उस बीज को शुद्ध पानी से, स्वच्छ पानी से 4 से 5 बार फिर धो लिया जाता है। अब इस बीज को, जो स्वस्थ बीज हैं, उसमें 2 ग्राम बेवेस्टिन नाम की दवा, जिसको रासायनिक रूप से कार्बेंडाजिम भी कहते हैं, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं और ये पाउडर है। और उस बीज जो हम पानी से बाहर निकाले हैं स्वस्थ बीज को, उस पर इस पाउडर को डालकर अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिला देते हैं और फिर 10 से 15 मिनट के लिए उसको छाया में छोड़ देते हैं। तो ये बीज का उपचार हो गया। दूसरे तरह से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। इसको पहले जो पानी का सॉल्यूशन बनाएंगे उसी में इसको बीज दवा को डालेंगे और फिर उसी पानी में बीज को 12 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ देंगे और उस बीज उपचारित, दवा से उपचारित बीज को फिर जूट के बोरे में निकालकर उसको किसी ऊंचे स्थल पर बांधकर छोड़ देंगे ताकि उसमें जो एक्सेस वाटर है वो वाटर बाहर निकल जाए और फिर वो लगभग 24 घंटे में अंकुरित हो जाता है। बीज स्थली का चयन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए किसान बंधु हमेशा याद रखें कि बीज स्थली ऐसी जगह पर लगावें या तैयार करें जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, बोरिंग हो, पंप सेट हो या कुआं हो, ताकि आवश्यकता अनुसार बीज स्थली में अगर पानी देने की आवश्यकता है तो आप समय से पानी उपलब्ध करा सकें। दूसरी बात, बीज स्थली को हमेशा ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए जहां वर्षा के कारण या अन्य कारणों से ज़्यादा जल जमाव ना हो सके। अभी किसान बंधु देख रहे होंगे कि लगातार बारिश हो रही है, तो इस बारिश में कहीं कहीं जो निचली भूमि में लोग बिचड़े लगाए हैं उनका बिचड़ा डूब गया है और लगभग समाप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप निचली ज़मीन में बिचड़ा तैयार करते हैं तो वहाँ संभावना बनती है कि आपके बिचड़े बर्बाद हो जाएंगे, या बिचड़ा उगाने के लिए अगर आप बीज की बुआई कर रहे हैं बीज स्थली में तो हो सकता है कि वहाँ पानी के लगने से या वर्षा के पानी के जमा होने से वह अंकुरित होता हुआ बीज वहीं नष्ट हो जाए। तो किसान बंधु से हमारी सलाह है कि बीज स्थली जहाँ भी तैयार करें
वहाँ की ज़मीन ऊंची हो और वहाँ जल की समुचित व्यवस्था हो। दूसरी बात, किसान बंधु यह भी ध्यान रखें कि जो बीज स्थली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें खरपतवार ना हो, क्योंकि खरपतवार आपके बिचड़े को भी नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े को भी आमंत्रण दे सकता है। ये बहुत सारे रोग को भी फैला सकता है। तो बीज स्थली को खरपतवार से भी आपको मुक्त रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीज स्थली की जो मिट्टी है वो बिल्कुल आप पल्वेराइज रखें और इसके लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नेडेप कंपोस्ट इसका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करें, ताकि बीज स्थली की जो मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी हो जाए और बिचड़े को उखाड़ते समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जड़ ना टूटे और आराम से बिचड़ा उखड़ जाए। बीज स्थली में आप प्रयास करें कि कम से कम रासायनिक दवा का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करें और बीज स्थली को हमेशा ज़मीन से कम 10 इंच ऊंचा रखें, ताकि थोड़ी सी भी बारिश होने पर उसमें पानी ना लग सके। और बीज स्थली के चारों तरफ आप जल निकास की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें, ताकि पानी बारिश होने पर अगर अधिक पानी हो जाता है तो उसको आप आवश्यकता अनुसार आप बाहर निकाल सकते हैं। श्री विधि में मैं पहले ही बताया कि कम दिनों के बिचड़ा को लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 मीटर और 5 मीटर की एक क्यारी बनाते हैं। ऐसा क्यारी 4 क्यारी बनाते हैं और उससे जितना भी पौधशाला तैयार होता है वो 1 हेक्टेयर रोपनी के लिए पर्याप्त माना जाता है। सबसे पहले स्थान का निर्धारण, हम ऐसे स्थान का चुनाव करें जो समतल खेत से थोड़ा सा ऊंची हो, जिसमें जल जमाव की कोई स्थिति न बन सके, जहां पर जल निकास का भी सुनिश्चित व्यवस्था हो सके। एक क्यारी की जो आकार है वो 20 गुना 5 मीटर की आकार है, यानी 100 स्क्वायर मीटर्स में जो हम बिचड़े उगाएंगे वो 1 हेक्टेयर रोपनी के लिए पर्याप्त होगा। एक क्यारी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गोबर की मिट्टी को डालते हैं, 4-5 टोकरी गोबर की खाद को उसमें अच्छी तरह से मिलाकर उस पर छींट देते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी परत फिर भुरभुरी मिट्टी को दे देते हैं, फिर एक छोटी हल्की सी परत गोबर की खाद को देकर, मिट्टी देकर, बीज को, भिगोया हुआ बीज को 36 घंटा बीज को भिगोते हैं। उसके बाद फिर बोरी में इसको लपेट के बांधते हैं और उसके बाद जब अंकुरन की स्थिति में होती है तो ऐसे अंकुरित बीज को हम समान रूप से तैयार क्यारियों में छींट देते हैं और फिर उसको पुआल से या कोई भी फसल के अवशेष से उसको ढक देते हैं। इससे 4-5 दिन तक ढका हुआ स्थिति में छोड़ देते हैं। थोड़ी थोड़ी पानी का छिड़काव करते रहते हैं। बिचड़े की जो बीज स्थली है, जहाँ बिचड़ा हम तैयार करेंगे, ज़मीन से उसकी ऊंचाई लगभग 10 इंच होनी चाहिए और 2 बेड के बीच में लगभग 1.5 फीट का फासला होना चाहिए। और इस फासला को सिर्फ 2 बेड के बीच में दूरी बनाए रखने के लिए ही नहीं रखा जाता है, बल्कि सिंचाई के लिए भी उसको इस तरह का फासला दिया जाता है, ताकि पानी की अगर आवश्यकता है तो 2 बेड के बीच में जो जगह हम छोड़े हैं उसमें पानी को भर करके बीज स्थली की सिंचाई की जा सके। साथ ही बीज स्थली की जो चौड़ाई है वो लगभग 5 फीट रखी जाती है और लंबाई 20 फीट तक रखी जाती है। तो लगभग 1 एकड़ खेत के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है और इस तरह के 5 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी का लगभग 4 बेड बनाया जाता है और प्रत्येक बेड पर आधा किलोग्राम सीड गिराया जाता है। तो बीज स्थली पर सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी हो, उसका मिश्रण बना करके
जो ऊंचा 10 इंच ऊंचा बेड है उसके ऊपर लगभग 1 और 4 के रेशियो में, यानी 4 भाग मिट्टी और चिकनी मिट्टी और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, तो एक बेड पर अगर 5 फीट चौड़ी है और 20 फीट लंबी बेड है तो उसमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है तो गोबर की सरी खाद जो पूर्ण रूपेण सूखी हुई हो और जिसमें वीड ये खरपतवार के बीज नहीं के बराबर हो या ना हो, वैसे गोबर की खाद का प्रयोग लगभग एक बेड में 5 से 6 टोकरी एक बेड में डालना चाहिए और उसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। अंकुरित बीज को ही जो हमने बेड बनाया है बीज स्थली के लिए, उस बेड पर इस बीज को समान रूप से छिड़क दिया जाता है और फिर इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट और अथवा सूखी हुई गोबर की जो महीन चूर्ण है उसको उसका पतला एक लेयर दे दिया जाता है ताकि बीज सारा ढक जाए और उसके ऊपर फिर सूखे खरपतवार, धान के डंठल को छोड़ के सूखा खरपतवार जैसे मकई का डंठल हो या जो भी हो उसका मल्चिंग कर दिया जाता है ताकि वर्षा के पानी से अथवा वर्षा के पानी से बीज इधर उधर छितर ना जाए, बिखर ना जाए। और दूसरा ये कि ज़मीन में जो नमी है वो ज़मीन की नमी भी संरक्षित रहे। फिर उस बेड पर पानी ये फव्वारा से या झरना से हल्के हाथों से उस पर डाल दिया जाता है और लगभग 3 दिनों तक मल्च को उस बेड पर रखा जाता है और सुबह शाम उस पर झरने के माध्यम से पानी दिया जाता है। फिर 3 दिनों के बाद मल्च जो खरपतवार या मक्का का डंठल या और किसी दूसरे चीज़ की पत्ती डाल करके जो बेड को हम ढके हैं उसको हटा दिया जाता है ताकि जो अंकुरित बीज हो रहे हैं वो अब पूर्ण रूप से विकास करने लगे। और इस तरह से फिर चौथे दिन से उसमें दिन में 1 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है और अगर ज़्यादा सुखाड़ की अवस्था बन रही हो तो 2 बेड के बीच में जो 1.5 फीट का फासला छोड़ा गया है उसमें पानी भर दिया जाता है ताकि उसके माध्यम से भी बेड को पानी मिल सके और अंकुरित बीज को मॉइस्चर की कमी ना हो।